नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 3 अगस्त अपडेट्स हैं, कुछ नए टाइप्स हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेकर, उससे संबंधित बातें आई हैं और कुछ अगस्त मंथ में होने वाला है, तो उससे संबंधित जानकारी दी गई है, हम उसको समझेंगे। और जो करंट स्थिति है वो इकोसिस्टम को पता है कि किस फेज से गुजर रहा है इकोसिस्टम, तो उस चीज़ को बताने की कोशिश की गई है। बार बार एम्फेसाइज कर रहा है, अपने कम्युनिटी के लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस फेज से हम गुजर रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है इकोसिस्टम के लिए। इकोसिस्टम को पता है, अवगत है वो, लेकिन फिर भी कम्युनिटी के सदस्यों को बताने की कोशिश कर रहा है कि अभी आपका बर्ताव कैसा होना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। तो इन सभी जानकारी को एकत्रित करेंगे और समझेंगे, और समझने के बाद फिर हम मार्केट की चर्चा करेंगे, बाज़ार में क्या स्थिति है उसको समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा बहुत प्राइस भी देखेंगे। हालांकि कोई औचित्य तो नहीं बनता है अभी प्राइस को देखना, बट फिर भी हम समझेंगे उसको कि क्या चल रहा है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं डिस्क्लेमर से बिल्कुल स्टार्ट करूंगा कि इस चैनल और वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ जो अपडेट्स होते हैं वो आप लोगों तक पहुंचाता हूं, जो कि आपकी जानकारी मात्र के लिए है, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मेरे चैनल के थ्रू या मेरे वीडियो के थ्रू कोई भी आप इनको ऐसा मतलब वित्तीय सलाह नहीं माने, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। क्योंकि कभी भी आप निवेश करें किसी भी जगह पे तो आपका क्या विज़न है, क्या पर्पस है और आपका क्या एपेटाइट है, उसको ध्यान में रखकर करें। नहीं तो फिर क्रिप्टो इंडस्ट्री तो खास करके बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। बहुत सारे लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग नुकसान ही करते हैं क्योंकि वो उस विज़न को नहीं पहचान पाते हैं। सो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप किसी अपने एक्सपर्ट के साथ में, अपने सीनियर जो टीम के ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करके और तब अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना सीखिए और तब पार्टिसिपेट कीजिए। वो सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपडेट के साथ। तो अपडेट अनुबिस लैब के हैंडल पे एक अपडेट है जो कि हम कवर करेंगे, जिसमें कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू स्पार्टन ओएस ऑन सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द सर्टिक सिक्योरिटी असेसमेंट। तो स्पार्टन ओएस जो कि अनुबिस ब्लॉकचेन पर प्रोजेक्ट आया है, इसका भी सर्टिक के साथ में सिक्योरिटी असेसमेंट हो चुका है, तो इसको हम कवर करेंगे। और एक मैसेज और आया था पहले का है जो कि हम लोगों ने पहले कवर कर लिया है, बेव की है वो भी अपने शायद कुछ अगस्त में करने वाला है, तो ये हमने वी ऑलरेडी हैव कवर्ड इट, बट ये इंपॉर्टेंट है स्पार्टन ओएस की बात करना, तो ये हम समझेंगे। ये वेब3 इंटरटेनमेंट से संबंधित प्लेटफॉर्म है, तो इसको समझेंगे। और उसके बाद फिर अनुबिस के हैंडल पे, ऑफिशियल हैंडल पे ये अपडेट आया है जिसमें कि डैप ओएस अनुबिस चेन स्ट्रेटेजिक एजीआई पार्टनर इज बिगिनिंग अ न्यू जर्नी दिस अगस्त। तो अगस्त में ये जर्नी स्टार्ट हो जाएगी जिसमें कि डैप ओएस के साथ में जो पार्टनरशिप हुई है इसका एक्टिवेशन हो जाएगा, एक तरीके से मोटा मोटी ये ऑपरेशनल हो जाएगा, तो इसको भी समझेंगे। दूसरी चीज़ है कि ओरिजिन हब पे कुछ 2-3 मैसेजेस हैं जिसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला मैसेज तो ये है कि इपोच रिफोर्स ग्रेविटी रिवर्स न्यूक्लियर स्केल इकोसिस्टम मैट्रिक्स रिसेट, मतलब अगस्त के मंथ में कुछ होने वाला है, कुछ डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, या कुछ हो सकता है कि नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो जाएं, या फिर कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्टिमाइजेशंस भी हों, क्योंकि बहुत सारे टाई-अप्स हो रहे हैं इकोसिस्टम में और आपके ब्लॉकचेन पे, तो उन चीज़ों को समझाया गया है। द अल्टीमेट लॉ ऑफ वेल्थ, अच्छा धन का जो लॉ है उसको समझाने की कोशिश किया गया है दूसरे पोस्ट में। और मुख्य रूप से ये एक मैसेज है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम समझेंगे, द अल्टीमेट जजमेंट बियॉन्ड मार्केट साइकिल्स। तो मार्केट साइकिल जो चल रहा है उसमें क्या है जजमेंट बियॉन्ड मार्केट साइकिल, मतलब मार्केट साइकिल के अलावा क्या है आपके इकोसिस्टम में जो कि हमें समझने की आवश्यकता है। तो इन सभी मैसेज को समझेंगे, इनको डिकोड किया है मैंने, और आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिए, फिर अपना निर्णय ले सकते हैं आप। चलिए चलते हैं विश्लेषण पे। तो पहला मैसेज था स्पार्टन ओएस को सर्टिक सिक्योरिटी असेसमेंट सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर हार्दिक बधाई। तो स्पार्टन ओएस आप लोगों को पता है कि प्लेटफॉर्म है, आप लोग देखेंगे स्पार्टन ओएस को, अगर मैं बताऊं उसको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो लिखा है स्पार्टन ओएस के बारे में कि स्पार्टन ओएस इज अ वेब3 इंटेलिजेंट इंटरटेनमेंट ग्रोथ ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ट ऑन अनुबिस चेन। तो स्पार्टन ओएस अनुबिस चेन पर बना है, और ये है क्या, वेब3 इंटेलिजेंट इंटरटेनमेंट ग्रोथ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कुछ ऐसा इसका यूज केस है जो कि इंटेलिजेंट इंटरटेनमेंट ग्रोथ से लेकर है, तो इसके यूज़ करता भी इसके भी यूज़र्स होंगे, तो वो यूज़र्स भी आपके प्लेटफॉर्म पे एक्टिवेट हो जाएंगे जब ये प्लेटफॉर्म फुल्ली काम करना शुरू कर देगा।
तो इस चीज़ के बारे में हम लोग समझ लिया कि स्पार्टन ओएस क्या है। तो स्पार्टन ओएस भी सिक्योरिटी इसका जो है सर्टिक से अप्रूव कर लिया, असेसमेंट पूरा हो चुका है। इस सुरक्षा मूल्यांकन मतलब ये जो ऑडिट हुआ है ये कुछ घटकों की समीक्षा करेगा, कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसमें जैसे गवर्नेंस कैसे ये मैनेज करेगा, ट्रेजरी, स्टेकिंग, रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, कोर टोकन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसका भी अपना मैकेनिज्म है जिसको कि सर्टिक ने एसेस किया है। परिणाम क्या निकला? जीरो क्रिटिकल रिस्क, कोई क्रिटिकल रिस्क नहीं मिला है स्पार्टन ओएस में। जीरो मेजर रिस्क, कोई मेजर रिस्क भी नहीं मिला है। और 3 मीडियम रिस्क मिले थे, उसकी पहचान हुई है और तीनों का सफलतापूर्वक समाधान कर दिया गया है। तो ये अच्छी बात है स्पार्टन ओएस के लिए कि स्पार्टन ओएस को यूज़ करने वाले जो लोग होंगे उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा और वो कॉन्फिडेंटली इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। सुरक्षा और पारदर्शिता ही मजबूत वेब 3 इकोसिस्टम की नींव है। ये बताने की कोशिश किया गया है कि सर्टिक सिक्योरिटी असेसमेंट का सफलतापूर्वक पूरा होना यह दर्शाता है कि स्पार्टन ओएस ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी और गवर्नेंस मैकेनिज्म तथा रिस्क मैनेजमेंट के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। सो उन सभी उपयोगकर्ता को बधाई हो क्योंकि आगे आने वाले समय में स्पार्टन ओएस का यूज़ केस जो भी होगा उसको इस्तेमाल करेंगे। हम आशा करते हैं कि स्पार्टन ओएस भविष्य में भी अपनी सुरक्षा संरचना को और अधिक मजबूत करेगा तथा वैश्विक उपयोगकर्ताओं जो ग्लोबल यूजर्स होंगे और इकोसिस्टम साझेदारों और जो भी इसके इकोसिस्टम के साझेदार होंगे उनके लिए अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और टिकाऊ ऑन चेन वातावरण के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य करता रहेगा। सो उन सभी लोगों के लिए अच्छी बात है जो कि इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे, भविष्य में थोड़ा कंफर्ट होके करेंगे। उनको मतलब एक तरीके से सिक्योरिटी की मतलब ज़्यादा संभावना बनती है इन चीज़ों से। दूसरा मैसेज है जिसमें कि डैप ओएस के बारे में बताया गया है कि डैप ओएस एनुबिस चेन के रणनीतिक एजीआई साझेदार, ये एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का साझेदार है, अगस्त में एक नई यात्रा शुरुआत कर रहा है। तो अगस्त में तो क्या होने वाला है उसका एक उदाहरण ये भी है। अनुबिस चेन इकोसिस्टम के प्रमुख, जो अनुबिस का ब्लॉकचेन है इसका प्रमुख एजीआई रणनीतिक साझेदार ये है अपना डैप ओएस, एजीआई साझेदार है के रूप में डैप ओएस एआई और वेब 3 के एकीकरण को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। तो एआई हो गया और वेब 3 का एकीकरण, इंटीग्रेशन हो गया, उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है तथा अपने वैश्विक ग्लोबल स्टेज पे बुद्धिमान इंटेलिजेंट एप्लीकेशन इकोसिस्टम का विस्तार कर रहा है। तो जब डेवलपमेंट हो रही है तो ऐसी डेवलपमेंट हो रही है कि वेब 3 भी है, एआई भी है और ब्लॉकचेन भी है। तो इन सभी चीज़ों को मिला के इंटीग्रेट किया गया है और उसके बाद एक बुद्धिमान एप्लीकेशन इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है, विस्तार हो रहा है। एक नया स्टार्ट होने वाला है, नया अध्याय स्टार्ट होने वाला है। इसकी चर्चा की गई है कि डॉस मतलब डैप ओएस टोकन, ये टोकन हो जाएगा, जल्द ही प्रमुख वैश्विक क्रिप्टो एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने की तैयारी में है। तो इसका भी कोई संभवतः टोकन होगा जो कि वैश्विक क्रिप्टो एक्सचेंज, जो भी ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उस पर लिस्टिंग हो जाएगी इससे। तो इससे होगा क्या कि दुनिया भर के जो यूजर्स होंगे और बाजार होंगे और इकोसिस्टम संसाधनों के बीच कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। एआई और वेब 3 आधारित इंटेलिजेंट एप्लीकेशन का विकास को गति मिलेगा। डैप ओएस के वैश्विक स्तर ग्लोबल डेवलपमेंट के नए चरण की शुरुआत होगी। तो डेवलपमेंट की बातें ही की जा रही हैं। अगस्त नई शुरुआत का महीना, जो अगस्त महीना आ चुका है ये नई शुरुआत का महीना है खास करके डैप ओएस को लेकर। सो इसी बात को कह रहा है ये इकोसिस्टम, आपका इकोसिस्टम, कि आइए मिलकर डॉस के वैश्विक विस्तार और एआई संचालित बुद्धिमान अर्थव्यवस्था के नए भविष्य का स्वागत करें। तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक की गति बढ़ जाएगी, आपके यूज़ केस जो आपका ब्लॉकचेन है उस पर गतिविधियां बढ़ने वाली हैं क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं और वो अगस्त के महीने में अपने आप को एक तरीके से पूरा यूज़ केस के साथ अवेलेबल हो जाएगा यूजर्स के लिए कि आप इस्तेमाल कीजिए और उससे संभवतः आने वाले समय में आपके ब्लॉकचेन पे एक्टिविटी बहुत तेज़ हो जाएगी। अब हम लोग उस मैसेज की को समझते हैं जो हब वाले अकाउंट हैंडल पे आया है, जिसमें कि जो डाउ अचीवर्स हैं, बड़े लोग हैं, लेयर 1 के लोग, वो लोग उस मैसेज को देते हैं। उसमें क्या कह रहा है कि युग का पुनर्जन्म, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है ये, गुरुत्व का उलटफेर। अगस्त में ये बात ध्यान से सुनिएगा, इस मैसेज को समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगस्त में परमाणु स्तर का इकोसिस्टम मैट्रिक्स उतरने को तैयार है। तो अगस्त मंथ में कुछ बहुत ही न्यूक्लियर लेवल का इसमें डेवलपमेंट होने वाला है।
जो पूर्ण सहमति रखने वाले, जो कंसेंसस बिलीवर हैं, जो इकोसिस्टम पे विश्वास रखने वाले हैं, उनके लिए अंतिम भौतिक स्तर के राज्य अभिषेक का मार्ग प्रशस्त करेगा। मतलब उनके लिए जो वेल्थ क्रिएट करने का जो प्रोसेस है उसको तैयार कर देगा। और इसी बात को बताया गया है कि अगस्त में कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, ऐसा कुछ ऑप्टिमाइजेशन होगा, नए डेवलपमेंट्स होंगे, नए प्रोजेक्ट्स होंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी जिसकी संभावना दिख रही है कि आप लोग जो भी कंसेंसस बिलीवर्स हैं, जो भी इकोसिस्टम में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उन लोगों का भौतिक स्तर के राज्याभिषेक, मतलब आपका जो भौतिक स्तर है उसका राज तिलक का मार्ग प्रशस्त कर देगा। ओरिजिन इकोसिस्टम सभी एब्सोल्यूट कंसेंसस बिलीवर और ऑन चेन पर्यवेक्षकों के लिए। तो जो लोग ट्रस्ट रखते हैं इकोसिस्टम में उनके लिए है ये। जिनको ट्रस्ट नहीं है, जो प्राइस देख रहे हैं, देखिए ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि प्राइस कम हो रहा है, लोग परेशान हैं, तो बहुत लोग परेशान होंगे, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो सिस्टम पे यकीन भी तो रख रहे हैं। तो जो यकीन रख रहे हैं उनके लिए ये बताया गया है। क्रिप्टो जगत के भव्य विकास क्रम में इतिहास बदलने वाले मोड़ कभी शांत और स्थिर समय में जन्म नहीं लेते हैं। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वहीं पे कोई नई चीज़ें का डेवलपमेंट होता है। कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जब प्रॉब्लम में होती है दुनिया, उसी समय नई चीज़ों का आविष्कार होता है। सॉरी। हाल की बाजार अस्थिरता और निम्न स्तरीय सट्टेबाजों द्वारा उत्पन्न शोर, मतलब जो बाजार की अस्थिरता है अभी के समय में, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, प्राइस बहुत ड्रॉ डाउन दिखा रहा है, और लो लेवल के जो सट्टेबाज हैं, जो स्पेकुलेटर्स हैं, उनके द्वारा जो शोर है, मतलब बहुत सारी बातें होती है, उसको कह रहा है कि एक एंटी इंट्रोपी फिल्टरेशन मैकेनिज्म है। मतलब कि ये एक मैकेनिज्म का प्रोसेस है जिसके कारण कि ये शोर भी उत्पन्न हो रहा है, बाजार में अस्थिरता भी है, अस्थिरता भी है, जिसे सिस्टम ने इटर्नल स्टेज में प्रवेश करने से पहले अस्थिर पूंजी को कठोरता से बाहर निकालने के लिए लागू किया है। सो इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये कह रहा है इकोसिस्टम कि आपके प्रोटोकॉल को पता है कि ये स्थिति में है मार्केट जहाँ पे कि अस्थिर है, प्राइस बहुत नीचे जा रहा है, और इस समय में जो सट्टेबाज हैं, जो निम्न स्तर सट्टेबाज हैं, जो कि छोटे लेवल पे प्राइस के गेन के लिए आते हैं, जीरो सम एक्टिविटी करते हैं, तो उन लोगों के द्वारा शोर उत्पन्न किया गया है। वो लोग तो ब्लेम करेंगे ना, वो लोग तो दोष देंगे कि यार इसका प्राइस तो कम ही हो रहा है, कभी ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि वो उसको नहीं APY को नहीं देखते हैं, तो वो छोटे समय के लाभ के लिए आते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक नॉइज़ फैलाते हैं, एक निगेटिविटी फैलाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसको कि कहा गया है फिल्टरेशन मैकेनिज्म है। तो सिस्टम को पता है कि ये फिल्टरेशन मैकेनिज्म के तहत ऐसे लोग बाहर निकलेंगे, सिस्टम आपका हल्का होगा, तभी वो इटर्नल स्टेज में प्रवेश करेगा। और इटर्नल स्टेज में प्रवेश करने के पहले वो ऐसा जो अस्थिर पूंजी है, मतलब कि ऐसा पैसा बहुत लोगों ने सट्टेबाजी के लिए लगाया हुआ है, तो उन लोगों को तो बाहर निकालेगा, तभी तो जाएगा ये इटर्नल स्टेज में। नहीं तो जब वो इटर्नल स्टेज में जाएगा और वहाँ भी यही एक्टिविटी होगी जो कि अभी के समय में हो रहा है, तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा कि इटर्नल स्टेज में आप पहुँच गए हैं। इसलिए इन चीज़ों को कर रहा है सिस्टम। सो सिस्टम कहीं ना कहीं ये बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि अभी प्राइस ऊपर जाए। अब सिस्टम बिल्कुल श्योर है कि प्राइस अभी उसको ऊपर नहीं ले जाना है। अगर सिस्टम को प्राइस ऊपर ले जाना रहता तो सिस्टम ने पहले भी बहुत समय में किया है ना, लिक्विडिटी बॉन्ड में बहुत सारे तरीके हैं कि मैकेनिज्म अपना एक्टिवेट कर देता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो जाता है, बट अभी ऐसा करना ही नहीं है। इसलिए प्राइस नीचे ही रहेगा अभी और निम्न स्तर पर है अभी। तो इसका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे। आज ओरिजिन क्या कह रहा है कि जिसे भविष्य की संपत्ति संरचना को निर्धारित करने वाली घोषणा बताया गया है। ये जो मैसेज है इसमें बताने की कोशिश कर रहा है कि अगस्त महीने में, ये जो महीना है, ओरिजिन इकोसिस्टम न्यूक्लियर लेवल के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक बिल्कुल नए प्रोडक्ट मैट्रिक्स का पूर्ण पैमाने पर स्वागत करेगा। कमाल की बात है भाई। इसमें कह रहा है कि बहुत बड़े स्तर पे ये कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अभी अवेक फेज में तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप हो रहा है ना, क्योंकि रिक्रूटमेंट फेज तो था ओरिजिन का, तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट हो चुका है, और अभी अवेक फेज है जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, नए नए प्रोटोकॉल आ रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स आपके पास आ रहे हैं। तो जेनेसिस भी हो रहा है और इंक्यूबेशन का काम भी हो रहा है, मतलब उत्पत्ति भी हो रही है और उसको डेवलप भी किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तभी तो आपका इकोसिस्टम बनेगा। और एक नए, बिल्कुल नए प्रोडक्ट मैट्रिक्स, हो सकता है कि कुछ नए नए प्रोडक्ट्स भी आ जाएं, प्रोडक्ट का
मैट्रिक्स मतलब प्रोडक्ट मिक्स इस तरीके का तैयार किया जाए जो कि आपके इकोसिस्टम को इटर्नल फेज में ले जाने में प्रयास करेगा और सपोर्ट करेगा। तो उसका स्वागत करने की बात कर रहा है अगस्त के महीने में। तो लेट्स सी कि अगस्त में होता क्या है, लेकिन जो कुछ भी होगा वो इकोसिस्टम के दृष्टिकोण से इकोसिस्टम के लिए या इकोसिस्टम पे बिलीव करने वाले जो लोग हैं उनके लिए बेहतर होगा, ये बात तय है। लेकिन उन लोगों को और नुकसान होगा जो स्पेकुलेशन के दृष्टिकोण से हैं और उनका फिल्ट्रेशन और होगा। तो मुझे लग रहा है कि प्राइस कहीं ना कहीं और कम होगा अगर आप प्राइस देखते हैं तो ऐसी संभावना बन रही है, क्योंकि ये झटका मारेगा। यह केवल एक रणनीतिक अपग्रेड नहीं है, ये कि सिर्फ स्ट्रेटेजिक अपग्रेड नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक अपग्रेड से भी बड़ी चीज़ है। ये पूरे इकोसिस्टम की दिशा बदलने वाला, पूरे इकोसिस्टम का दिशा बदल देगा और फिजिकल लेवल पर जो भौतिक स्तर है उसका गुरुत्वीय शक्ति, ग्रेविटेशनल रिवर्सल है। मतलब एक तरीके से ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आपके इकोसिस्टम का। ऐसी चीज़ें जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स की बात की है, ऐसे ऐसे चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट होंगे और ऐसी ऐसी चीज़ें का ऑप्टिमाइजेशन होगा। आयामी प्रभुत्व, आयामी प्रभुत्व का मतलब हो गया कि विशेषताओं का बोलबाला। तो एक सेकेंड, हाँ, विशेषताओं का बोलबाला मतलब ऐसा समय आ गया है कि अब बहुत सारे चीज़ें आपको दिखेंगी। केवल उत्पाद नहीं, मतलब सिर्फ एक कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, बल्कि पूरे इकोसिस्टम की मुख्य धमनियों का पूर्ण संगम होगा। मतलब जो भी इकोसिस्टम तैयार हुआ है अलग अलग प्रोजेक्ट के साथ मिलकर, अलग अलग चीज़ें हैं, उन सभी का एक इंटीग्रेशन हो जाएगा और वो एक्टिवेट हो जाएगा। सामान्य सोच रखने वालों के लिए कोई नया उत्पाद केवल एक और अपडेट हो सकता है। मतलब कि जो नॉर्मल सामान्य विचार रखते हैं इस इकोसिस्टम को लेकर, उनके लिए तो कोई भी एक आ गया, अगर अपडेट आ गया कि भैया एक प्रोडक्ट और आ गया, जैसे 360 आ गया, लिक्विडिटी का बॉन्ड आ जाता है, या 600 डेज के पार्टिसिपेशन का आ जाता है, या बर्न बॉन्ड आ गया, तो ऐसे जो उत्पाद होते हैं वो सिर्फ एक उत्पाद लगता है, बट अपडेट ही नहीं है वो पूरे इकोसिस्टम का एकीकरण होगा। इकोसिस्टम का जो इंटीग्रेशन है अलग अलग प्रोडक्ट को लेकर, उससे कहीं ना कुछ लॉजिक इंटीग्रेटेड होता है एक दूसरे के साथ में, जो कि इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करता है, बेस उसका मजबूत करता है। लेकिन ओरिजिन वर्ल्ड की मूल संरचना जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसके आर्किटेक्चर के अनुसार अगस्त में प्रस्तावित सुपर मैट्रिक्स निम्नलिखित क्षेत्रों को जोड़ने वाला प्रमुख केंद्र हब बनेगा। मतलब जो अगस्त में बता रहा है ये मैसेज कि क्या क्या चीज़ें होंगी, जो नए नए कुछ ऑप्टिमाइजेशंस हो सकती हैं, वो किन चीज़ों पे आधारित होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो वो चीज़ है मुख्य केंद्र मल्टी चेन इंटरऑपरेबिलिटी। हम लोगों ने देखा एक दो तीन दिन पहले मैंने बताया था कि मल्टी चेन इंटरऑपरेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि किसी भी ब्लॉकचेन के साथ में आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी, कहीं से कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो आप आसानी से बिना कुछ झंझट के आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं या टोकन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, वैश्विक स्तर पे आपके यूजर्स बढ़ जाएंगे। एआई कंप्यूटिंग पावर, ऐसा कंप्यूटिंग पावर जो कि एआई से चले, तो ये एक विशेषता हो जाएगी। और प्राइवेसी केंद्रित स्टेबल कॉइन ए की संभावित विशाल मांग, मतलब कि कहीं ना कहीं इस चीज़ की तैयारी चल रही है कि स्टेबल कॉइन ए का मांग बढ़ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अगर स्टेबल कॉइन ए का मांग बढ़ेगा तो क्या होगा, LGNS बर्न होगा और ए बनेगा। तो ए बनेगा तब जबकि उसका मांग होगा, और उसका मांग कब होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा कि ANB खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या ए की ज़रूरत किसी और तरीके से होगी जिसका यूज़ केस कुछ और होगा। ये आगे आने वाले समय में होगा, ये मैं अभी नहीं कुछ कमेंट कर सकता हूँ। अपरिवर्तनीय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैकेनिज्म के माध्यम से ये सारी एक्टिविटी जो भी होंगी ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से होगा, जो कि इम्यूटेबल होगा, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। यह इकोसिस्टम के मूल वैल्यू जनरेशन इंजन को अधिकतम गति प्रदान करेगा। तो आपका इकोसिस्टम मजबूत होने वाला है। ये चीज़ें अभी अगस्त में इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, एक्टिविटी जो भी आएंगी अगस्त में उसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। तो उसका रिजल्ट ये होगा कि सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है आपका, उसकी अतिरिक्त लिक्विडिटी कम हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं आपकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होगी और सप्लाई साइड अभूतपूर्व दुर्लभता स्कार्सिटी के चरण में प्रवेश करेगी। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई भी कम होगी और उसकी स्कार्सिटी बढ़ जाएगी। तो स्कार्सिटी जब बढ़ेगी किसी भी चीज़ की, तो वो नियम तो आप जानते हैं
कि स्कार्सिटी अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब उसका डिमांड बढ़ रहा है, तभी तो स्कार्सिटी आ रही है, और जब स्कार्सिटी आएगी तो मूल्य का वृद्धि होगा। तो इन चीज़ों की संभावना दिख रही है कि अगस्त मंथ में जो भी एक्टिविटी आने वाली है उससे इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ, एक बार आप लोगों ने देखा क्या सर्कुलेटिंग सप्लाई के चार्ट को, उस डेटा को देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने अपने कोर टीम के साथ डिस्कस किया है, बट आपको एक हिंट दे देता हूँ कि आप समझिए इस चीज़ को। मैं एक बार ओपन करता हूँ डैशबोर्ड पे, और आप लोग देख रहे हैं क्या, ये देखिए प्राइस अभी LGNS का 1.44 है पॉलीगॉन पे, और इसका जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है ये क्या है 5590। देखिए पूरे नंबर को नहीं लूँगा, कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, 5590 है। और ये चार्ट देखकर आपको क्या लग रहा है, ये चार्ट कब का है, मतलब 27 जुलाई को 7331 था। आप देख रहे हैं ये वाला नंबर जो डिनोट करता है यहाँ पे, आप देखिए जब यहाँ पे ग्राफ रख रहा हूँ तो 7331 था। एक बार कैलकुलेटर ऑन करता हूँ और आप लोग देखिए इस चीज़ को, क्या था 7331, तो 7331 ये डॉलर में वैल्यू है, माइनस करते हैं 5590, तो शुरू के 4 अंकों में देखते हैं 1741 ये डिफरेंस आया है। इतना सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हुआ है। चार्ट देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो रहा है। तो जब LGNS का सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होगा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर LGNS की आवश्यकता होगी तो उसकी स्कार्सिटी बढ़ जाएगी। और अभी आप लोग ये समझिए कि 5590 है इसका शुरू होगा, ये डॉलर की वैल्यू है, तो हम 5590 ये देख लेते हैं कि अभी का मूल्य क्या है। इसको डिवाइड करते हैं 1.44 से, डिवाइडेड बाय 1.44, तो क्या आता है वैल्यू 3881, मोटा मोटी 3882 मान लेते हैं इसको हम, 3882। इसको डिवाइड कर लेते हैं 4274 से, 4274 डिवाइडेड बाय कितना आया था 3, मैं भूल गया, मैं नोट कर लेता हूँ यार, 5590 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, ये नंबर आया है नहीं 2 नहीं होगा, 5590 डिवाइडेड बाई 1.44, ये जो प्राइस है LGNS का उसको करेंगे तभी तो LGNS की क्वांटिटी निकलेगी, क्योंकि ये डॉलर में है, डिवाइडेड बाई 1.44 इज इक्वल टू आता है 3881.94, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग, रिस्क फ्री वैल्यू एसेट जो है इसको डिवाइड करेंगे इस नंबर के साथ में, तो क्या निकलेगा 4274 डिवाइडेड बाई 3881.94 इज इक्वल टू, जो वैल्यू निकल के आ रही है ये बेस प्राइस, फ्लोर प्राइस अभी निकल के आ रहा है। आप लोग ये चीज़ समझिएगा, तो 1.10 का बेस प्राइस निकल के आ रहा है अभी LGNS का। मतलब लोग कहते थे कि $1 से नीचे नहीं जाएगा, बट ट्रेजरी वैल्यू से जो बैकिंग प्राइस आ रही है निकल के वो ये है। अब मैं इस चीज़ के इंतजार में ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि क्या इस समय में जो प्राइस आएगा, अगर मान लीजिए कि प्राइस $1 के आसपास आ जाता है, जो कि संभावना है, तो $1 पे आता है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बिहेव करेगा, मैं उसको सीखना चाहता हूँ। तो मेरा दृष्टिकोण वो है ना। अब कैसे होगा, अब एक चीज़ और देखिए, जब हम लोगों ने देखा था 1700 का डिफरेंस आ गया ना यहाँ पे, 7331 माइनस 5590 करंट जो है, तो लगभग 1700। तो अगर मान लीजिए ये 1700 के करीब करीब और आ जाता है अगले 15 दिन में सर्कुलेटिंग सप्लाई, जैसा कि मैसेज में बताया गया है कि अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई और कम हो जाता है तो क्या हो सकता है, तो हम करते हैं एक तरीके से 1500 ही माइनस करते हैं, 5590 माइनस 1500 कर लेते हैं, क्योंकि अभी 15 दिनों में 1700 आगे के 4 डिजिट में आया है, तो इसको कर लेते हैं। तो उस समय हमारा सर्कुलेटिंग सप्लाई का जो वैल्यू होगा 4090 होगा। और 4090 अगर मान लेते हैं कि सर्कुलेटिंग सप्लाई की डॉलर वैल्यू में आ जाता है, शुरू के 4 डिजिट की बात कर रहा हूँ, जो अभी 5590 है, संभावना है जैसा चार्ट दिख रहा है, तो अगर हम मान लेते हैं कि आगे भी ऐसा ही चलते रहे तब तो ये बहुत आसानी से पहुंच जाएगा 4090 पे, और उस समय प्राइस मान लेते हैं कि हम $1.50 ही रहता है।
अभी 1.44 है, बट थोड़ा सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होगा तो प्राइस बढ़ेगा। तो मान लेते हैं कि 1.50 का प्राइस रह जाता है। तो अगर 4090 को 4090 डिवाइडेड बाय 1.50 कर लेते हैं, तो आपके सर्कुलेटिंग सप्लाई में कितने टोकन्स हो जाएंगे? 2726। अब 2726 को इम्पॉर्टेंट क्या होगा कि आप जो ट्रेजरी वैल्यू है, अभी हमें ट्रेजरी वैल्यू में कहीं पे भी गिरावट लग रहा है क्या? कहीं नहीं। ट्रेजरी वैल्यू आपका बिल्कुल इंटैक्ट है और ऊपर की तरफ चल रहा है। थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ से यहाँ पे देखिए ट्रेजरी वैल्यू कितनी है, 076 इसका USDT 4076, अभी क्या है 4274। तो कहीं ना कहीं हायर साइड पे ही है ना 27 तारीख से लेकर अभी तक। तो अगर ये बढ़ता रहता है तो मैं मानता हूँ कि ये बढ़े नहीं, इतना भी मेंटेन रहे तो क्या होगा, हम 4274 एक मिनट 4274 को 4274 डिवाइडेड बाय अभी जो हमने माइनस किया है इतना, वो 4090 का वैल्यू आया था, 4090 का आया था, नहीं इसमें आएगा वैल्यू 2726 का आया था, क्योंकि उसको डिवाइड किया था हमने 1.50 के साथ। तो 4274 को डिवाइड करते हैं 2726 वैल्यू आया था ना, 2726। तो हमारा जो बेस फ्लोर प्राइस है वो 1.56 के आसपास आ जाएगा। तो ये भी संभावना है। देखिए ये कोई गारंटी नहीं होती है, बट एक आप एनालिसिस करते हैं तो ये एक संभावना बन सकती है कि इकोसिस्टम, देखिए प्राइस एंड मूल्य दोनों अलग अलग चीज़ है। जो बेस वैल्यू है इसका वो आपका 1.10 तो अभी के करंट में है, तो अगर वो नीचे से अपना स्तर ऊपर करते आए तो इकोसिस्टम की मजबूती को ही तो वो दर्शाएगा ना। तो इन सभी चीज़ों का आकलन कीजिए, आप लोग डिस्कस कीजिए, आगे होगा क्या नहीं होगा वो आई डोंट नो। इनफैक्ट नोबडी नोज। $1 पे मान लीजिए प्राइस आ जाता है, तो $1 पे प्राइस आ जाता है तब क्या कैलकुलेशन बनेगा, ये भी आप कर सकते हैं, ये भी सीख सकते हैं। उस समय कौन सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट होगा वो भी हमें सीखने की ज़रूरत है। तो ये सारे समय के अंदर जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे होगा। अंदाज से कुछ भी कह देना, बहुत सारे लोग होते हैं कि कुछ भी बोल दिया कि इतने हो जाएंगे, इतने, ऐसे नहीं होता है। ये सारी चीज़ों को लॉजिक के साथ, डेटा के साथ कैलकुलेट करना चाहिए और तब आपको अपना निर्णय लेना चाहिए। चलिए, ये एक उदाहरण था, इसके ऊपर बहुत बड़ा मैं क्लास लिया अपने टीम के साथ, बहुत डिस्कशन हुई है, तो ये एक उदाहरण मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। अब गति का उलटफेर, आगे मैसेज में बताया है, सट्टेबाजों के लिए गहराई, विश्वासियों के लिए इटर्नल थ्रोन का मतलब हो गया सिंहासन, इटर्नल का सिंहासन मिलेगा। तो ये चीज़ हो रहा है, गति का उलटफेर के बारे में बताया गया है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी मानवीय भावना से संचालित नहीं होते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि उसमें कोई सेंटिमेंट नहीं होता है। वे केवल अपने वॉल्ट में सुरक्षित रखी गई परिसंपत्तियों के वास्तविक मात्रा को पहचानते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में तो भैया जिस तरीके से आपका पार्टिसिपेशन है, जैसा आपका स्टेकिंग का पार्टिसिपेशन है, उस तरीके से वो आपको वही पहचानता है डेटा, और उसके हिसाब से आपको रिवार्ड कर देता है। पिछला मार्केट क्लिनजिंग, देखिए सिस्टम को पता है कि मार्केट को क्लीन कर रहा है, उसके दौरान अनेक सट्टेबाजों ने घबरा कर अपने टोकन सबसे निचले स्तरों पर बेच दिए। तो बेचा ना लोगों ने, तभी तो प्राइस और कम आ रहा है। जब अगस्त का सुपर फ्लाईव्हील पूरी तरह सक्रिय होगा तब संपूर्ण परिस्थिति एक दिशा में तेज और अपरिवर्तनीय रूप से बदल जाएगी। तो ये फ्लाईव्हील एक्टिवेट हो जाएगा अगस्त में, ऐसा बता रहा है ये मैसेज में। और जब फ्लाईव्हील एक्टिवेट होगा तब तो भैया अगर एक ही ज़रूरत होगी, LGNS का सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होगा, स्कार्सिटी बढ़ जाएगी, तब तो ऑफकोर्स आपका मूल्य भी बढ़ेगा ना। तब संपूर्ण परिस्थिति एक दिशा में तेज और अपरिवर्तनीय रूप से बदल जाएगी। और ऐसा सिचुएशन आएगा जब दौड़ के भाग के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अभी लोग ज़्यादा सेल कर रहे हैं, बट उस समय हो सकता है कि ज़्यादा बाइंग होने लगी। अब जब ऐसी प्रतिक्रिया होगी तो फिर आपका ज़रूर प्राइस में इंक्रीमेंट होगा। अभी तक का हर दबाव सिस्टम को पता है कि एकदम दबाव में चल रहे हैं हम लोग, वो भविष्य की तीव्र कंपाउंड ग्रोथ में परिवर्तित हो जाएगी। तो अभी का जो दबाव है वो ग्रोथ में परिवर्तित हो जाएगा। जो लोग कठिन समय में डगमगा गए और अंतिम क्षणों में पीछे हट गए, वो भविष्य में केवल उन अवसरों को दूर से देखते रह जाएंगे जिनसे वे स्वयं वंचित हो चुके होंगे। तो जो लोग भी अभी परेशान होकर बाहर निकल जाएंगे, वो आगे आने वाले फायदों से वंचित रह जाएंगे।
नए युग की शुरुआत हो चुकी है। इस युग का अंतिम संकेत पहले ही जारी किया जा चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो संकेत है ये पहले से बताया जा रहा है। समृद्धि की यह यात्रा अब अपने अगले विकास चरण की ओर बढ़ रही है। सभी एब्सोल्यूट कंसेंसस बिलीवर्स से अपेक्षा की जाती है कि वे फंड और अल्पकालिक शोर को अनदेखा करें, अपने ऑन-चोन संपत्तियों की समीक्षा करें, एलजीएनएस स्टेकिंग को मजबूत करें, एनएफटी पे फोकस करें, अपने एनएफटी अवेक एनएफटी को दृढ़ निश्चय के साथ सुरक्षित रखें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि एनएफटी आ गया तो उसको 2-4 लाख रुपए में बेच दिया। तो इन चीज़ों को बता रहा है कि आप सुरक्षित रखें, क्योंकि उससे संभावित लाभ बहुत बड़ा है। समय और सत्य अंततः उन लोगों को उनका प्रतिफल देंगे जो अंतिम क्षण तक अपने निर्णयों पर अडिग रहेंगे। बाकी तो गुरुत्वाकर्षण के साथ चलें या उसके नीचे दब जाएं। विश्वास ही एकमात्र सही उत्तर है। अगर विश्वास है तो ऐसा कीजिए, नहीं विश्वास है तो अनस्टेक कीजिए, रिडीम कीजिए और बाहर निकलिए। और विश्वास ही अनंत भविष्य इटर्निटी तक पहुंचने का एकमात्र पासपोर्ट है। सो स्पष्ट है, यदि आपको ट्रस्ट है सिस्टम के साथ तो बने रहिए। सिस्टम का जो मैसेज आ रहा है उसके अनुसार आपको लाभ होगा। अगर आपको आपके विश्लेषण के हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको नहीं ठीक लग रहा है, अभी भी निकल जाइए, क्योंकि प्राइस नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है। इसका तो निर्णय आपको स्वयं पे लेना पड़ेगा। अगर आपकी एपेटाइट है तो रुकेंगे, नहीं एपेटाइट है तो निकल सकते हैं। अनस्टेकिंग और रिडीम का फंक्शन बिल्कुल ओपन है। आगे चलते हैं। अगस्त, धन का अंतिम सिद्धांत। इस मैसेज को भी बताया है, विश्वास अंधा अनुसरण नहीं बल्कि सामाजिक सीमाओं से ऊपर उठने और स्वयं को इटर्नल स्टेज से जोड़ने का सबसे शक्तिशाली आधार है। मतलब कि आपका जो विश्वास करने के लिए बोल रहा है वो आपका जो सोशल लेवल है उससे ऊपर उठने का मतलब ये विश्वास है। आप अगर विश्वास करेंगे तो आप निश्चित रूप से सामाजिक सीमाओं से ऊपर उठ जाएंगे और अपने आप को इटर्नल स्टेज से जोड़ लीजिएगा अगर आप विश्वास रखेंगे तो, क्योंकि वही विश्वास, ट्रस्ट ही जो है वो बेस है। तेजी से विकसित होती क्रिप्टो दुनिया में जहां फंड, भय, संदेह और लगातार शोर मौजूद है, अनेक अल्पकालिक सट्टेबाज केवल छोटे समय में मूल्य उतार चढ़ाव और चार्ट पर दिखाई देने वाले कीमतों का पीछा करते रहते हैं, इस आशा में कि वे त्वरित लाभ प्राप्त कर सके। तो वो लोग तो जल्दी, जो स्पेकुलेटर्स होते हैं उनको तो तुरंत प्राइस चाहिए ना। बहुत सारे लोग होते हैं, अभी मैं भी देख रहा हूँ कि मेरे साथ भी बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, बातचीत होती है, उसमें से हालांकि मुझे आज भी 70% लोग ऐसे होते हैं जो कि फंडामेंटली उस पर बात करते हैं, उस पर समझना चाहते हैं कि क्या हो रही है बातें, डेवलपमेंट क्या हो रहा है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं बैलेंस बनाकर उन्होंने पोर्टफोलियो मैनेज किया हुआ है। बट ऐसे लोग जो कि लालच में आ गए हैं वो तो बस पूछते हैं कि सर प्राइस कब बढ़ेगा। कैसे कोई कह सकता है कि प्राइस कब बढ़ेगा? अगर कोई व्यक्ति कह दे कि प्राइस बढ़ेगा तब तो वो आपका, इसका मतलब कि वो मालिक है ना उस प्रोजेक्ट का, उस प्रोटोकॉल का, वो अपना प्राइस बढ़ाया, डंपिंग वो पंपिंग तो वही कर सकता है। लेकिन यहाँ तो वो संभव ही नहीं है। यहाँ तो जो कम्युनिटी करेगी वही होगा। तो आज ओरिजिन ऑफिशियल न्यूज़ ये मैसेज दे रहा है कि नई डिजिटल अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक सफलता के मार्ग पर विश्वास, जो विश्वास है वही वो भावना नहीं बल्कि समझ, धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर आधारित क्षमता है। तो आपका विजन क्या है इकोसिस्टम में आने के लिए? आप कभी भी इकोसिस्टम में प्रवेश करते हैं तो आपका क्या लक्ष्य क्या है, आपका विजन क्या है? आप अगर स्टेकिंग कर रहे हैं तो किस लक्ष्य से कर रहे हैं, क्या सोचकर कर रहे हैं? अगर आप ये सोचकर कर रहे हैं कि 2-4-5 महीने में आप बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर लेंगे तो वो आपका बिल्कुल गलत है। वो लक्ष्य, उस तरीके के लक्ष्य से नहीं आइए। आप इकोसिस्टम के निर्माता के रूप में अगर अपने आप को देखना चाहते हैं तब आप पार्टिसिपेट बेशक करें। और उस कारण से जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जब आप इटर्नल फेज में जाएंगे, तब आपको बेसिक जो मतलब लाभ है, मुख्य रूप से लाभ तब दिखेगा। और वो कब आएगा इसका इंतजार करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि इकोसिस्टम तो अपने हिसाब से ही डेवलप होगा। वो ऐसा तो है नहीं कि चुटकी बजाया और काम स्टार्ट, ऐसा नहीं होता है। विश्वास का वास्तविक अर्थ बताने की कोशिश किया गया है कि ये आ गया ना सिंपल बात, बिना सोचे समझे किसी बात को मान लेना नहीं है। आप किसी के कहने पे अगर इकोसिस्टम में आ गए हैं कि आपको कुछ से कुछ हो जाएगा तो ये गलत है, वो बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। ना ही यह केवल भावनात्मक आशा है बल्कि यह इकोसिस्टम की संरचना, आप देखिए इसके साथ चलना पड़ेगा हम लोगों को। इकोसिस्टम की संरचना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, बर्न बॉन्ड, डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म तथा मल्टी चेन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी अवधारणाओं को समझने पर
आधारित दीर्घकालिक भरोसा है। तो आप अगर इन चीज़ों को समझते हैं ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है, बर्न बॉन्ड कैसे काम करेगा, डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म क्या है, मल्टी चेन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, फ्लाईव्हील कैसे काम करता है, अलग अलग प्रोडक्ट में आपको अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से मैनेज करना है, तो जब इन सभी चीज़ों का आकलन आप करेंगे और तब आप एक निर्णय लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आप परेशान नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इन सभी चीज़ों से परे हैं, इन सभी जानकारी से आपके पास नहीं है और उसके बाद सिर्फ आप ये देखते हैं किसी के कहने पर कि आइए और स्टेकिंग कीजिए और लाभ कमाइए, तो वो एक गलत अप्रोच है। जो लोग केवल अल्पकालिक मूल्य परिवर्तन देखकर निर्णय आ गया ना, जो लोग केवल अल्पकालिक मूल्य परिवर्तन देखकर निर्णय लेते हैं वो अक्सर बाजार की अस्थिरता से प्रभावित हो जाते हैं। तो भैया आज के डेट में जो लोग भी प्रभावित हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्राइस से इफेक्टेड हैं, वो लोग कैसे प्रभावित हुए हैं? क्योंकि वो अल्पकालिक मूल्य परिवर्तन को देखकर निर्णय लिया है आपने, ये स्पष्ट है। इसलिए ऐसे सीनियर लीडर्स के पास में से ये बहुत सारे लोग जाते होंगे जो कहते होंगे कि सर प्राइस का क्या हुआ। अब वो क्या करें, वो भी तो उसी इकोसिस्टम का पार्ट है जैसे आप हैं। अंतर सिर्फ ये है कि आपने निर्णय लिया है जो अल्पकालिक मूल्य परिवर्तन है उसको देखकर, लेकिन ऐसे लोग जो कि सफल हैं इकोसिस्टम में, वो बाजार की जो अस्थिरता है उससे प्रभावित होते ही नहीं हैं। उनकी क्या विचारधारा होती है, वे इसके विपरीत दीर्घकालिक भागीदारी करने वाले उपयोगकर्ता समय रणनीति और अपने अध्ययन के आधार पर निर्णय लेते हैं। तो जो लोग इकोसिस्टम में सफल हैं वो लोग कैसे निर्णय लिए उन्होंने, तो उन्होंने दीर्घकालिक भागीदारी और उपयोगकर्ता जो उनका समय है, रणनीति, उनकी अपनी स्ट्रेटजी होती है और अपने अध्ययन पर निर्णय लेते हैं, उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया। इसीलिए आज के समय में मैं निवेदन करूंगा जो भी सफल व्यक्ति हैं इस इकोसिस्टम में, उनके पास यदि ऐसे कोई व्यक्ति आते हैं जो कि निर्णय लिए सिर्फ प्राइस को देखकर, तो उनकी मदद कीजिए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए। हालांकि बहुत मुश्किल है उनको समझाना, बट फिर भी अगर वो समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो अपना निर्णय खुद से ले सकते हैं, सिस्टम से बाहर हो सकते हैं, अपना लॉस बुक कर सकते हैं। समय और विश्वास, किसी भी बड़े इकोसिस्टम का वास्तविक मूल्य समय के साथ विकसित होता है। यदि कोई उपयोगकर्ता बाजार की शोर से प्रभावित हुए बिना निर्णय लेता है, अपनी रणनीति पर कायम रखता है और इकोसिस्टम की संरचना, जो आपका फंडामेंटली इकोसिस्टम कितना मजबूत हो रहा है, किस तरीके से ग्रो कर रहा है, उसको समझने का प्रयास करता है, तभी वो दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपना सकता है और या उसका प्रयास करता है। अदरवाइज तो आप शॉर्ट टर्म के लिए ही आएंगे क्योंकि आपको जानकारी ही नहीं है फंडामेंटली क्या हो रहा है। समय और बाजार चक्र अंततः विभिन्न रणनीतियों का परिणाम स्पष्ट करते हैं। जैसी आपकी रणनीति वैसा आपका परिणाम। अगर आपकी रणनीति शॉर्ट टर्म में स्पेकुलेशन करने का है तो बहुत बड़ा लॉस करेंगे आप। अगर आपकी रणनीति लंबे समय तक रुकना है, इसका संरचना को समझना है, इकोसिस्टम का फंडामेंट्स को समझना है, तब आप हो सकता है कि आगे आने वाले समय में लाभान्वित हो सकेंगे। दीर्घकालिक सोच का महत्व क्या है ये भी बताने की कोशिश की गई है कि एलजीएनएस ओरिजिन के अनुसार एलजीएनएस स्टेकिंग, अवेक एनएफटी तथा इकोसिस्टम में निरंतर भागीदारी को दीर्घकालिक रणनीति के महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। तो जो लोग लंबे समय के लिए इकोसिस्टम पर ट्रस्ट करके आए हुए हैं वो तो स्टेकिंग भी कर रहे हैं, एनएफटी भी ले रहे हैं और अपना पार्टिसिपेशन हर एक प्रोडक्ट में हर एक जगह पे कर रहे हैं। हर बाजार चक्र यह परखता है, तो जो भी मार्केट साइकिल होता है वो परखता है, इन चीज़ों को चेक करता है कि कौन अल्पकालिक उतार चढ़ाव से प्रभावित होता है और कौन अपने दीर्घकालिक योजना पर कायम रहता है। तो बहुत सारे लोग तो 360 डेज 600 में जाकर निश्चिंत हो गए, वो बिल्कुल आराम कर रहे हैं, उनको पता है कि मैंने तो निर्णय ले लिया तो ले लिया। बट जो लोग अभी बाहर हैं, फ्लेक्सिबल स्टेक में हैं, उन लोगों को तो डर लगेगा क्योंकि उनका तो दीर्घकालिक सोच है ही नहीं, तभी तो वो मतलब फ्लेक्सिबल स्टेक में हैं। तो ठीक है, आपका अपना निर्णय है और आपकी अपनी सोच है। अंतिम संदेश क्या है कि अपनी रणनीति को ज्ञान, अध्ययन और धैर्य पर आधारित रखें। तो जो भी आप अपना स्ट्रेटजी बनाते हैं उसमें आप अध्ययन कीजिए, सही जानकारी लीजिए, परखिए, उसको वेरीफाई कीजिए, ऑन चेन डेटा देखिए, सीनियर ऑफिशियल्स जो सीनियर डाउ अचीवर्स हैं उनसे मिलिए। इतने सारे जूम सेशंस होते हैं, बहुत सारी जानकारी होती है, बट उन जानकारियों का उनका अध्ययन कीजिए। सिर्फ जानकारी ले लेना किसी के, सपोज मैं जानकारी दिया आपको, उसको भी वेरीफाई कीजिए और तब अपना निर्णय लीजिए। अदरवाइज तो क्या, आप एक टोकन के साथ में पार्टिसिपेट कीजिए, सीखिए इसको। अगर सिस्टम आपका अच्छा है, कहता है कि दावा करता है कि ये लंबे समय के लिए है, तो लंबे समय में आप कमाना, क्या दिक्कत है? आप छोटे वैल्यू के साथ आइए, ऐसे मूल्य के साथ पार्टिसिपेट कीजिए जिससे कि आपको, जिसके खोने का डर नहीं है आपको।
तो हम तो आते हैं लालच के साथ ना इकोसिस्टम में कि आ गए सारा कुछ, कभी कोई किसी ने लोन ले लिया, किसी ने कुछ गिरवी रख लिया और उसके बाद इकोसिस्टम में लालच के कारण पार्टिसिपेट किए। और क्या होता है कुछ महीनों में, हालांकि कुछ महीनों में तो कुछ नहीं होगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, कुछ महीनों में वो परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो डाउन है, 1/3 गिर गया, 2/3 गिर गया। तो ये सही तरीका नहीं है इस तरीके के इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करने का। बाजार के शोर के बजाय तथ्यों, ऑन चेन डेटा और अपने स्वयं के शोध को, डू योर ओन रिसर्च को प्राथमिकता दें। है ना, कह दिया ना साफ साफ कि अभी आप रिसर्च कीजिए, आप जानकारी लीजिए, बहुत सारे माध्यम हैं आपको जानकारी लेने का। डेटा देखिए, आप ऑन चेन डेटा का विश्लेषण कीजिए। दीर्घकालिक सफलता केवल विश्वास से नहीं आता है, बल्कि विश्वास, समझ, अनुशासन और स्वतंत्र निर्णय के संयोजन से बनती है। सो मेन डिस्क्लेमर भी यहाँ पे है कि इस संदेश में भविष्य की संभावनाओं और इकोसिस्टम की दृष्टिकोण का वर्णन है। इन्हें भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी निवेश या सहभागिता से पहले हमेशा स्वयं शोध करें, जोखिमों को समझें और स्वतंत्र रूप से निर्णय लें। किसी के दबाव में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो ये था आज का अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को में से बहुत भाइयों को ये अपडेट सही लगा होगा, कुछ भाइयों को ये ठीक नहीं लग रहा होगा क्योंकि वो अल्प समय में ज़्यादा गेन करने के लिए आए होंगे। बट अगर मेरे बात किसी को बुरा लग रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बट मेरा उद्देश्य ये है कि जो अपडेट आया वो आप तक सही सही पहुंचा दिया जाए। अगर ऐसी चीज़ों से आपको फ़ायदा हो रहा है तो चैनल के साथ बने रहें और चैनल को लोगों के साथ शेयर करें। मेहनत कर रहा हूं मैं ताकि आप लोगों को सही जानकारी मिलते रहे। चलिए बाजार देख लेते हैं एक बार। औपचारिकता है वैसे तो LGNS की प्राइस जो हम लोग देख रहे हैं वो गिरता जा रहा है और पॉलीगॉन पे तो 1.43 का है प्राइस अभी बना हुआ। और हालांकि प्रोटोकॉल को पता है कि ये चीज़ें हैं, बट ठीक है, ये पार्ट है। और इसमें एक बार वेल्स की एक्टिविटी देख लेते हैं कि वेल्स ने क्या किया है, वेल्स ने कुछ एक्टिविटी किया है या नहीं किया है। एक बार इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो एक बार हाँ आ सकता है। वेल्स की एक्टिविटी चेक कर लेते हैं। वेल्स में वही है, हाँ, हालांकि 2 घंटे पहले कुछ बाइंग आई थी तो ये चलेगा, ये क्रम है। अभी लोग निकलेंगे बाहर आएंगे, प्राइस कम होगा, बिल्कुल प्राइस डाउन ट्रेंड की ओर है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि आज तक का इतिहास है कि प्राइस इसका कभी ऊपर नहीं गया है। बट हाँ, ये बात ज़रूर है कि इकोसिस्टम अपने आप को तो फंडामेंटली मजबूत कर रहा है और बेस तैयार हो रहा है इसका। और इस समय में जो स्पेकुलेट, ज़्यादातर लोग तो स्पेकुलेशन के लिए ही आते हैं, तो वो लोग निकल रहे हैं और निकलते जाएंगे। अब एक बार देख लेते हैं हम लोग पॉलीगॉन पे देख लिया हमने, अनुबिस पे देख लिया। अनुबिस का प्राइस तो 2.30 के आसपास है। तो पहले भी हमने चर्चा की थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग प्राइस मैच होगा। तभी कहीं ना कुछ जो सेल टैक्स का जो पार्ट है ना, उस पर भी कुछ लग रहा है कि इकोसिस्टम सोच रहा है, क्योंकि इकोसिस्टम को पता है सब कुछ कि क्या स्थिति में अभी इसी कम्युनिटी के लोग हैं। हालांकि जो लोग बेचना नहीं चाह रहे हैं, जो लोग लंबे समय के लिए आए हुए हैं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट इकोसिस्टम लिक्विडिटी ड्रेन आउट को बचाने के लिए या बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होंगी जिसके कारण कि सिस्टम अपना सेल टैक्स में कुछ स्ट्रेटजी डेवलप कर सकता है। ये चीज़ें दिख रही है। और एक बार देख लेते हैं हम लोग GLGNS के प्राइस चार्ट को। अगर ये डाउनलोड हो जाता है तो GLGNS का प्राइस चार्ट, तो ये एक सपोर्ट जोन बनाया हुआ है हमने, बट यहाँ पे टच नहीं किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ये वाला जोन है, यहाँ पे प्राइस रिवर्सल लिया है, ये भी एक जोन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये जो है ना 2 लाइन, ये एक जोन है, बट प्राइस रिवर्सल लिया है। अब देखते हैं कहाँ तक जाता है प्राइस। बट 1 लाख का प्राइस अभी मेंटेन किया हुआ है। अगर 1 लाख से नीचे आता है ना प्राइस, तो साइकोलॉजिकल प्रेशर आ सकता है इस पर, बट वो कुछ समय का प्रेशर रहेगा क्योंकि ये मजबूत चीज़ है GLGNS। लेकिन 1 लाख से अगर प्राइस टूटेगा, हालांकि ये बहुत बढ़िया सपोर्ट है, ये 1 लाख वाला जो रेंज है ये बढ़िया सपोर्ट है। तो अगर ये 1 लाख को तोड़ेगा तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से 84 के आसपास जाएगा, और अगर होल्ड कर लिया तो फिर से वापस अपनी गति को पकड़ लेगा। चलिए एक बार बाज़ार भी देख लेते हैं कि बाज़ार में क्या स्थिति है। तो बाज़ार की स्थिति कल से भी थोड़ी बिगड़ी हुई है और जिसका प्रभाव हर जगह हर मार्केट में दिख रहा है। 2.16 ट्रिलियन आ गया ये अपने पुराने स्तर पे, जहाँ पे 2.22 चला गया था इसका मार्केट कैप, ये अभी 2.16 ट्रिलियन पे आ गया है।
तो स्थिति ठीक नहीं है। और फियर एंड ग्रीड जोन में ये इंडेक्स देख रहे हैं तो फियर में फिर से आ गया है। ये एक बार न्यूट्रल चला गया था 4-5 दिन पहले, लेकिन फिर से ये स्थिति इसकी ठीक नहीं है। बिटकॉइन 7 दिनों में 4%, इथेरियम 5%, तो इस तरीके की गिरावट है। XRP में भी लगभग 3.5%, सोलाना भी 4.5% गिरा हुआ है 7 दिनों में। तो ये ऐसी स्थिति बनी हुई है और इस स्थिति को हम लोग यही कर सकते हैं कि बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, लोग संयम के साथ बैठे हुए हैं जिनके पास, यानी यहाँ पे तो लोगों को यील्ड भी नहीं मिल रहा है इस तरीके के कॉइन में। तो जब यील्ड नहीं मिल रहा है तो ये लोग क्या करते होंगे? ये लोग तो स्थिर से बैठेंगे और उस समय का इंतज़ार करेंगे जब इनकी बाइंग से ज़्यादा इनका मतलब प्राइस मिले इनको। तो ये है मार्केट की स्थिति। उम्मीद करता हूँ आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बहुत सारे अपडेट्स थे जो कि मैंने कवर किया है और फिर मैं कल आगे नए अपडेट्स जो भी आएंगे उससे आप लोगों को बताऊंगा। बट ये बात तय है कि अगस्त मंथ में कुछ ऐसा चीज़ होने वाला है जो कि आपके इकोसिस्टम को दृढ़ता प्रदान करेगा और इकोसिस्टम के वो सभी लोग जो कि ट्रस्ट रखे हैं इकोसिस्टम में, उनके लिए कुछ ठोस कदम उठाया जाएगा। सो इसी उम्मीद में हम लोग आगे देखेंगे कि क्या होता है। बस समय के साथ बने रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, और अगर आपको रिस्क लगता है तो आप अपना निर्णय ले लीजिए और एग्जिट कर सकते हैं सिस्टम से। देखिए, क्योंकि किसी के कहने पे अगर आपने निवेश कर लिया है कुछ भी इस तरीके का, या फिर अपने पोर्टफोलियो को छोटा कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, इसका विवरण मतलब इसका विश्लेषण कीजिए और तब आप रहिए यहाँ पे इकोसिस्टम में, तभी आप लाभ प्राप्त करेंगे। अदरवाइज अल्पकाल में आपका नुकसान होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का मैं जो अपडेट है इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। आगे फिर मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।